फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारी यूनिट नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 14 है हमारा सॉइल वाटर एंड स्ट्रेसेस। तो सॉइल वाटर एंड स्ट्रेसेस इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे भाई जो हमारे पानी है उसके कारण टोटल स्ट्रेसेस कितने प्रकार के डेवलप होते हैं पानी के कारण, और वैसे भी जो हमारी जो सॉइल है सॉइल के अंदर कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। हमारे 3 स्ट्रेसेस होते हैं, टोटल स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेसेस और पोर वाटर प्रेशर। तो इन तीनों को देखेंगे हम। उससे पहले हम देखते हैं कि सॉइल के अंदर पानी कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस पानी के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं तो जानना हमें ज़रूरी है। और उस पानी के कारण ही हमारे क्या होता है, जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो हमारे टोटल स्ट्रेसेस होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है पानी का। तो पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ वाटर इन सॉइल। सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल में कितने प्रकार का पानी होता है। टाइप ऑफ वाटर इन सॉइल। तो सॉइल में जो अपना पानी होता है वो कितने प्रकार का है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें जो हमारी सॉइल होती है उसमें काफी प्रकार के पानी मौजूद है। मान लीजिए हमारा ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है भाई, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। सॉइल ये पूरी भरी हुई यहां से यहां तक, और ये है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल। आप एक ही डायग्राम में समझेंगे इन चीजों को। ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स थे। अब देखिए भाई, ये जो हमारे सॉइल के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है। तो ग्राउंड वाटर टेबल में पानी यहां तक भरा हुआ है, बात क्लियर है क्या नहीं। तो जैसे ही हमारे ये जो वॉइड्स हैं, ये जो वॉइड्स हैं सॉइल के अंदर जो वॉइड्स हैं ना, वो ग्राउंड वाटर टेबल तक किससे भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। मतलब यहां पर कौन सी कंडीशन है, एस बराबर 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, पूरी 1 के बराबर है। तो आपको दिख रहा है कि यहां तक क्या है, हमारे पानी का लेवल है हमारे। तो यहां तक जितने भी वॉइड हैं, इससे नीचे नीचे सॉइल में जितने भी वॉइड्स हैं, सभी के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी है। एयर नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये जो पानी है इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। भाई जो अपन कुएं वगैरह बनाते हैं ना, आपने ये कुआं बनाया इस तरह से, तो उस कुएं में क्या होता है, पानी आ जाता है साइड से, और वो कितना आता है अपना, इसी ग्राउंड वाटर टेबल के बराबर आता है। तो ये कौन सा पानी आया है कुएं के अंदर हमारे, ये पानी आया है जो इसके पोर्सेज में था ना, पोर्सेज में वो आया है पानी। और कौन से फोर्स के द्वारा आया, वो आया ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। मतलब ये पानी क्या हमारा फ्री है मूव करने के लिए, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर मूव करने के लिए वाटर फ्री है। इसलिए इस पानी को अपन बोलते हैं फ्री वाटर या ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पानी है इस पर केवल कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है। कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए मेरी सॉइल ये है ना ग्राउंड लेवल, अगर मैं इसको यूं करूं, ऐसे करूं, टेढ़ा करूं, वैसे हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं इसको यूं टेढ़ा करूं तो पानी सारा यूं निकल जाएगा बाहर। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, सारा पानी ग्रेविटी के द्वारा इस तरह से निकल जाएगा। तो ये जो पानी है, ये पानी कौन से फोर्स के अंडर कार्य कर रहा है, ये कर रहा है केवल और केवल हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर कार्य कर रहा है। इसलिए इस पानी को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर या फ्री वाटर। तो ये तो हमारा पहला था। उसके बाद में मैं आपको बात करता हूं, तो ग्रेविटेशनल वाटर को मैं दिखा देता हूं इससे। तो ये जो पानी हमारा भरा हुआ है, ये सारा कौन सा है हमारा, ये ग्रेविटेशनल वाटर है पोर्सेस के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा टाइप है, वो कौन सा वाटर है हमारा, वो है हमारा कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर कौन सा होता है, देखिए भाई, ये जो हमारा जोन था, ये ग्राउंड वाटर जोन था। यहां से ऊपर हमारा एक जोन होता है, जिसने भी इरिगेशन की क्लास ली वहां पर मैंने सारे के सारे जोन बताए थे, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन,
और जोन ऑफ फ्रैक्चर, जोन ऑफ फ्लोवेज, वहां पर मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट बनाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था और ये भी बोला था कि सॉइल मैकेनिक्स में ये चीज आने वाली है। वहां पर मैंने आपको बताया था ना कि एक हमारा कैपिलरी जोन होता है, रूट जोन के अंदर ही अगर यहां पर हम पेड़ लगाते हैं तो वहां के नीचे हमारा रूट जोन होता है, वहां तक हमारा क्या है, कैपिलरी जोन होता है। कैपिलरी जोन कौन सा होता है कि ये जो पानी तो केवल यहां तक भरा हुआ है, बात क्लियर है कि नहीं, ग्राउंड वाटर टेबल यहां तक है, लेकिन क्या होता है हमारे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण ये पानी जो है धीरे धीरे ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा? कैपिलरी राइजेस के कारण। लेकिन कैपिलरिटी तो वो फिनोमेना होता था, वो प्रभाव होता था जो किसमें होता था, 3 mm से कम साइज के ट्यूब के अंदर। तो कैपिलरिटी जो अपन ने पढ़ी है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो क्या पढ़ी है, ये वो प्रभाव होता है जो 3 mm से कम साइज की या 3 mm तक के साइज की जो हमारी ट्यूब होती है, जिनको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है, उन ट्यूब के अंदर पानी का उतार या चढ़ाव किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, उसको हम कैपिलरिटी बोलते थे। ठीक है, लेकिन यहां तो किसी प्रकार की कैपिलरी ट्यूब है ही नहीं, तो फिर यहां पर पानी कैसे चढ़ जाएगा अपने आप? देखिए भाई, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स, अब आप इन पार्टिकल की इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, ये जो पार्टिकल इनके बीच में जो वॉइड है ना, वो वॉइड तो 3 mm तो बहुत बड़ी चीज है, उससे बहुत कम साइज का वॉइड रहता है। वॉइड का साइज 1 mm से भी कम रहता है भाई, वॉइड का साइज क्या है, 1 mm से भी कम। अब देखो ये दो पार्टिकल हैं, ये इन दोनों के बीच में ये वॉइड है, इन दोनों के बीच में ये वॉइड है, इन दोनों के बीच में ये वॉइड है, तो ये सारे वॉइड जो आपको दिख रहे हैं ना 1 mm से भी कम साइज के हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं देख सकते कि ये वॉइड सारे के सारे मिल करके एक तरह से क्या बना रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब बना रहे हैं। बस अंतर क्या है, वो ट्यूब की हमारी प्रॉपर शेप होती थी कैसी, इस तरह से बिल्कुल सीधी, लेकिन यहां पर क्या है, ये हमारी ट्यूब इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी, लाखों ट्यूब बन जाएंगी हमारी, बात क्लियर है कि नहीं। और इन ट्यूब, इसलिए अब इनकी जो शेप है हमारी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, प्रिज्मेटिक नहीं है, इसलिए अब हम इनको ट्यूब तो कह नहीं सकते। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंजेस, इनको बोलते हैं हम कैपिलरी फ्रिंजेस, बात क्लियर है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारी एक कैपिलरी फ्रिंज है, बात क्लियर है, और ये हमारी दूसरी कैपिलरी फ्रिंज है। तो मैं आपको 5-7 दिखा देता हूं, ये हमारी तीसरी कैपिलरी फ्रिंज है और ये हमारी चौथी कैपिलरी फ्रिंज है, एक हमारी ऐसे भी निकल रही है। तो ये हमारी बहुत सारी कैपिलरी फ्रिंजेस हैं जो मैंने आपको दिखाई है, तो ये दिख रही है आपको। तो ये जो पानी चढ़ा है ना, ये जो पानी चढ़ा है, ये भी किसके अंदर है, ये पानी भी हमारा किसके अंदर है, वॉइड्स के अंदर है। ये पानी भी वॉइड में था, लेकिन भैया इस पानी को तो आप ग्रेविटी के द्वारा निकाल लोगे, लेकिन इस पानी को आप ग्रेविटी के द्वारा नहीं निकाल सकते। तो ये कौन सा वाटर कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर कहलाता है ये। और ये कौन सा पानी हमारा, ये हमारा ग्राउंड वाटर बोलो या ग्रेविटी वाटर बोलो या क्या बोलो आप इसको, ग्राउंड वाटर है, ग्रेविटी वाटर है या फ्री वाटर है, ये हमारा कैपिलरी वाटर है। तो कैपिलरी वाटर को अपन नहीं निकाल सकते किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ये इनको क्या बोलते हैं, ये हमारी कैपिलरी फ्रिंजेस। कैपिलरी फ्रिंजेस क्या होती है हमारी, कैपिलरी ट्यूब तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो शेप है वो, इनकी शेप जो है बिल्कुल डिफरेंट है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, हजारों बनती हैं, कैपिलरी ट्यूब बोल नहीं सकते, इसलिए अपन को क्या बोलते हैं, कैपिलरी फ्रिंजेस। तो ये अपने सेकंड टाइप का पानी था। तो हमारा जो कैपिलरी वाटर है वो किस में मौजूद होगा, कैपिलरी वाटर हमारा मौजूद होगा केवल और केवल किसमें, कैपिलरी जो जोन है उसके अंदर मौजूद होगा। और कैपिलरी जोन कहां पर होता है हमारा, जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है उससे कुछ हाइट तक रहता है। जितना उसके पास फोर्स अवेलेबल होगा, जितना छोटा साइज होगा वॉइड का, उतना ही ज्यादा पानी ऊपर चढ़ेगा। क्यों, जितना छोटा साइज होगा उतना ही छोटा क्या बनेगा, मेनिस्कस बनेगा। मेनिस्कस क्या होता है, चंद्रबिंदु, इस तरह से बहुत छोटा है ये, तो इसका चंद्रबिंदु ऐसे बना, और जितना छोटा चंद्रबिंदु बनेगा उतना ही ऊपर वाला जो फोर्स है ज्यादा लगेगा और पानी क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये हमारा कौन सा वाटर होता है, ये होता है हमारा कैपिलरी वाटर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपसे तीसरे वाटर की, तो वो कौन सा वाटर होता है हमारा, तीसरा जो होता है हमारा वो होता है, तीसरा वाटर हमारा कौन सा होता है, वो है हमारा एडजॉर्ब्ड वाटर। एडजॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब, दैट इज एडजॉर्ब वाटर। तीसरा है हमारा
पहला ये था, इसको आप हेल्ड वाटर भी बोलते हो, इस हेल्ड वाटर को, एडजॉर्ब वाटर को। इसको मैं हेल्ड वाटर लिख देता हूं। देखो भाई, मैं आपको बता रहा था हेल्ड वाटर के बारे में। ये वाटर कौन सा होता है? हेल्ड वाटर हमारा ये वो पानी होता है जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसके सरफेस पर चिपका होता है। किसके द्वारा चिपका होता है? ये हमारे किसी न किसी फोर्स के कारण चिपका होता है। किस पर? किसी न किसी फोर्स के कारण चिपका होता है हमारा सॉइल पार्टिकल के सरफेस पर। बात क्लियर है? ये वाला जो पानी हमारा हेल्ड वाटर, जो सॉइल का जो पार्टिकल है उसके सरफेस पर चिपका होगा हमारे। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये है हमारा सॉइल का पार्टिकल, इसके सरफेस पर चिपका हुआ है। क्लास ले रहा था अभी यार, ना अभी लगभग 8:30 पौने 9 तक। रवि नहीं, राहुल। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे थे इसके अंदर बाकी के जो 2 पानी हैं उनकी हम बात करते हैं। वो कौन कौन से वाटर हैं हमारे? सबसे पहला जो है इसके अंदर हमारा हेल्ड वाटर। हेल्ड वाटर की हम बात करते हैं तो हेल्ड वाटर कौन सा होता है? जो हमारा सॉइल का पार्टिकल है उसके सरफेस पर चिपका हुआ है। अब वो कैसे चिपका हुआ है सरफेस पर? जो हमारा एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर था उसको उस पार्टिकल ने खींच लिया अपनी तरफ। बात क्लियर? किसको खींच लिया? जो सरफेस में जो हमारा मॉइस्चर था उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसके सरफेस पर वो चिपक चुका है ड्यू टू एडेसिव फोर्सेज। जो एडेसिव फोर्सेज थे उसके कारण वो चिपक गया। भाई सॉइल का जो पार्टिकल था हमारा, आप किसी भी चीज को अगर आप रख दोगे एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए अगर मैं इस मार्कर को भी रख देता हूं छत पे, तो थोड़ा बहुत पानी तो इसके सरफेस पर भी चिपक जाएगा रात में। क्यों चिपक जाएगा? ड्यू टू एडेसिव फोर्स। कई सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उन फोर्सेस के कारण ये इसके सरफेस पर चिपक जाता है। तो उस पानी को अपन क्या बोलते हैं? हेल्ड वाटर बोलते हैं। अब सरफेस पर 2 प्रकार से चिपकता है पानी। एक तो क्या है, केवल उसने एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिया। बात क्लियर है? और दूसरा पानी क्या होता है, हमारा प्रॉपर तरीके से कोई संघनन हुआ है। संघनन किसका हुआ है? जो वेपर होती है हमारी, भाप होती है, भाप के या भाप के, जो हमारी भाप होती है ना, भाप, वो भाप का संघनन हुआ। पहले वो भाप थी और उसका संघनन होकर के वो जो हमारा एडजॉर्ब्ड वाटर था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर था, उसके ऊपर एक फिल्म और बन गई। तो देखो भाई, ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है, ये तो कौन सा पानी है हमारा? ब्लू वाला तो हमारा एडजॉर्ब्ड वाटर या हाइग्रोस्कोपिक। ध्यान रहिए, डी है, बी नहीं है। एब्जॉर्ब का मतलब तो क्या है? वो अंदर चला गया। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं कहूं कि इसने इस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब का मतलब है बाहर पानी था, उस पानी को अंदर की तरफ ले आया, ये अंदर ले आया पार्टिकल, तो ये तो कहलाएगा एब्जॉर्ब। और अंदर नहीं ले गया, वो केवल सरफेस पर उसने चिपकाया पानी को, तो कहलाएगा वो एडजॉर्ब्ड। बात क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है एब्जॉर्ब में और एडजॉर्ब में? एडजॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब में इतना अंतर होता है कि अगर जो हमारा पानी है उसको वो अंदर की तरफ ले जा रहा है पार्टिकल के अंदर, तब तो कहलाएगा हमारा कौन सा पानी? वो
एब्जॉर्ब, और अगर वो केवल सरफेस पर चिपका हुआ है तो कहलाएगा हमारा एडजॉर्ब। अगर मैं बताता हूं यहां पर ही जो हमारा ब्लू वाटर है ना, ब्लू, ब्लू किसको दिखा रहा है? ब्लू दिखा रहा है हमारे एडजॉर्ब्ड वाटर। बात क्लियर है? और रेड किसको दिखा रहा है हमारे? मैं लिखता हूं रेड किसको दिखा रहा है, तो भैया रेड दिखा रहा है ये कौन सा पानी हमारा? ये है फिल्म वाटर। ठीक, इसी के अंदर मैं आपको अगला वाला भी दिखा देता हूं, स्ट्रक्चरल वाटर। तो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर कौन सा होगा? जो इसके अंदर, पार्टिकल के अंदर मौजूद है। ये कौन सा वाला? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला कौन सा है हमारा? स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक, तो मैं आपको ये बताता हूं ये तीनों के तीनों पानी मतलब आए कहां से, किस तरह से ये फॉर्म हो रहे हैं, हम इनको कैसे याद रखें। पहली बात तो मैं बात करता हूं आपको कौन से पानी की? हेल्ड वाटर। तो हेल्ड वाटर कौन सा होता है? हेल्ड वाटर वो होता है जो सॉइल पार्टिकल के सरफेस पर अढेर होता है, चिपका होता है, उसे बोलते हैं हेल्ड वाटर। जो सॉइल पार्टिकल के सरफेस पर रुका हुआ पानी हेल्ड वाटर कहलाता है। अब देखो भाई, हेल्ड वाटर जो होता है हमारा, एक तो एडजॉर्ब्ड होता है, दूसरा होता है फिल्म वाटर। एडजॉर्ब्ड वाटर ब्लू वाला है। तो एडजॉर्ब्ड वाटर कहां से प्राप्त होता है? सॉइल का जो पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर को अपने सरफेस पर चिपका लेता है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अपने सरफेस पे चिपका लेता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एडजॉर्ब्ड वाटर बोलते हैं। बात क्लियर है? उस एडजॉर्ब्ड लेयर के ऊपर एक और लेयर लग जाती है, वो कहां से आती है? जो हमारा वाष्प होती है, भाप होती है, उसका संघनन होता है, उस संघनन के कारण उसके ऊपर चिपक जाती है, तो उस लेयर को बोलते हैं अपन फिल्म लेयर, फिल्म वाटर बोलते हैं। बात क्लियर है? एडजॉर्ब वाटर जो होता है उसको खींचना बहुत मुश्किल होता है, आप उसका यूज नहीं कर सकते। वो चिपका हुआ है तो चिपका हुआ है, ना तो वो ग्रेविटी के द्वारा हटेगा ना किसी और फोर्स के द्वारा, वो नहीं हट सकता भाई। बात क्लियर है? फिल्म वाटर की बात करें तो वो फिर भी रिमूव हो सकता है, लेकिन ये जो एडजॉर्ब वाटर है ये रिमूव नहीं होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, इसका फोर्स जो एडेसिव फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। तो ये फोर्स को तो भाई बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं निकल पाता ये। फिल्म वाटर फिर भी आपका रिमूव हो जाएगा, लेकिन एडजॉर्ब वाटर रिमूव नहीं हो सकता। उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, उसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एडजॉर्ब वाटर को हटा पाना बहुत मुश्किल होता है, इसका कोई यूज़ भी नहीं होता। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल वाटर की। तो स्ट्रक्चरल वाटर कौन सा होता है? ये पार्टिकल के अंदर मौजूद होता है, जो हमारा पार्टिकल है ना उसके अंदर मौजूद होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। जो पार्टिकल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? अंदर की संरचना अगर अपन देखते हैं तो अपनी सीट्स बनती है, फंडामेंटल सीट्स। तो मान लीजिए इस तरह की कोई सीट बन रही है हमारे अंदर, ऐसी कोई सीट बन रही है यूं, तो उस पार्टिकल के अंदर मौजूद है ये पानी, पार्टिकल के अंदर मौजूद है। इस पानी को अपन क्या बोलते हैं? इस पानी को अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर। तो भैया स्ट्रक्चरल वाटर जो है उसको तो आप कैसे भी नहीं निकाल सकते, चाहे आप 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लो, पार्टिकल्स को ड्राई कर लो 105 से 110 पे, 200 पे कर लो, 300 पे कर लो, तब भी आप इस पानी को क्या है? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो इसका कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं है, इस पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे कोई काम का है नहीं। ये तो भैया तभी निकलेगा जब ये पार्टिकल हमारा टूट जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, जब हमारा पार्टिकल टूट जाएगा तब आप इसको गर्म करोगे, तब ये पानी निकल सकता है, अदरवाइज हमारा नहीं निकल सकता। पार्टिकल टूटना है, पार्टिकल है, ये कोई कॉलम थोड़ी है, कोई बीम थोड़ी टूट जाएगी, कोई लकड़ी थोड़ी टूट जाएगी, तो पार्टिकल है बिल्कुल महीन सा, वो कैसे टूटे। ये हमारे होते हैं टाइप ऑफ वाटर। मैंने सारे टाइप ऑफ वाटर आपको बता दिए हैं डायग्राम्स के अंदर। अब हम वन बाय वन सभी को लिखेंगे। तो भाई आप ऐसा करें, पहले तो आप ये लिख लो 4 प्रकार के होते हैं, उसके नीचे ये डायग्राम बनाओ और ये डायग्राम बना लो, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये सारे समझ में आ जाए चारों। उसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन सभी की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। पहले आप ये चारों टाइप लिखो, अब उनके साइड में डायग्राम बना दो, चाहे नीचे बना दो, कहीं बना दो। उन डायग्राम के बाद में फिर मैं आपको लिखवाऊंगा 1 2 3 4। मैं इसको मिटाता हूं, समझ गए ना क्या करना है। अब मैं इसे मिटाता हूं और अब आप पहली हेडिंग डाल देंगे ग्रेविटी वाटर या फ्री वाटर, ग्रेविटी या फ्री वाटर। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप ग्रेविटी या फ्री वाटर।
ग्रेविटी या फ्री वाटर, इसमें लिखेंगे यह पानी, यह वाटर सॉइल के वॉइड्स में स्टोर होता है। एक सेकेंड, यह वाटर ग्राउंड वाटर टेबल, यह वाटर ग्राउंड वाटर टेबल तक मौजूद सॉइल के वॉइड्स में रुका होता है। इस वाटर को ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा निकाला जा सकता है, इसलिए इसे ग्रेविटी या फ्री वाटर कहते हैं। ठीक है भाई, ये होता हमारा ग्रेविटी या फ्री वाटर। तो कहां पर मौजूद होगा? हमारे सॉइल जो है उसके वॉइड्स में मौजूद होता है ये, उसके अलावा और कहीं पर मौजूद नहीं होता। अब अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, सेकंड है हमारा कौन सा? ग्रेविटी या फ्री वाटर के बाद में आता है हमारा हेल्ड वाटर, सॉरी कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर कौन सा है हमारा? यह वाटर भी सॉइल के वॉइड्स में मौजूद होता है। यह भी वॉइड्स में होता है, लेकिन भाई इसको क्या है, अपन ग्रेविटी के द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात ये, किसके कारण वॉइड्स में मौजूद होता है? ये कैपिलरी फोर्स के कारण मौजूद होता है। लेकिन यह वाटर कैपिलरी फोर्स कौन सा होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैपिलरी फोर्स के कारण मौजूद होता है। ये कैपिलरी फोर्स के कारण मौजूद होगा ये वाला पानी। इस वाटर को ग्रेविटी के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। यह वाटर GWT ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर कैपिलरी जोन तक कैपिलरी फोर्स द्वारा रुका होता है। तो ये पानी केवल कहां तक है? कैपिलरी जोन तक। और कैपिलरी जोन कहां पर होता है? ग्राउंड वाटर टेबल से थोड़ा सा ऊपर तक रहता है, वहां तक ये होता है। और किसके द्वारा रुका होता है? कैपिलरी फोर्स द्वारा रुका होता है। तो ये हमारा था कैपिलरी वाटर। बात क्लियर है? मैं इसे मिटाता हूं। अब हम थर्ड लिखेंगे
अब हम थर्ड लिखेंगे, वो कौन सा हमारा, हेल्ड वाटर। थर्ड लिखेंगे हम हेल्ड वाटर। इसमें लिखते हैं सॉइल पार्टिकल के सरफेस पर डिफरेंट फोर्सेस के कारण रुका हुआ पानी हेल्ड वाटर कहलाता है। ठीक है, यह निम्न प्रकार का, कितने प्रकार का होता है भैया, ये भैया हमारे 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा कौन सा, एडजॉर्ब्ड या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक, पहला हम ये देखते हैं ये कौन सा होता है हमारा, एडजॉर्ब्ड या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसके बारे में लिखते हैं अपन, कौन सा होता है, यह वाटर एट्रैक्शन फोर्सेस के कारण एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के सॉइल पार्टिकल के सरफेस पर एडजॉर्ब, मैंने आपको बताया था एडजॉर्ब है, ये एब्जॉर्ब नहीं है। दोनों में अंतर क्या होता है अपन बता चुके हैं, आप अंडरलाइन लगा देना कभी आप भूल जाओ। एडजॉर्ब रुकता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, यह इस वाटर की डेंसिटी कॉमा विस्कोसिटी व बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अतः इस वाटर का कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं होता, इसका भी कोई यूज नहीं होता, अपन इसको निकाल ही नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग बहुत ज्यादा, और एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, इसको बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इंजीनियरिंग इसका भी कोई यूज नहीं होता। ठीक है ना। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कौन से की, सेकंड कौन सा हमारा, फिल्म वाटर। तो ये तो ये पानी इसने कहां से लिया था, ये तो इसने एटमॉस्फेयर से लिया था। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद थी हमारी मॉइस्चर, उससे लिया था। एक लाइन और रह गई इसमें लिखने के लिए, एक लाइन और रह गई। इसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किसमें, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर, फील्ड कैपेसिटी में हमने पढ़ा था हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब मैं आपको सेकंड लिखता हूं इसका पार्ट हेल्ड वाटर का, वो क्या है हमारा, फिल्म वाटर। तो फिल्म वाटर कौन सा होता है,
ये कौन सा पानी होता है हमारा, जो मैंने आपको रेड से दिखाया हुआ है, ये कौन सा हमारा फिल्म वाटर। तो ये एडजॉर्ब वाटर के ऊपर भी एक लेयर होती है, ये कहां से मौजूद होती है, हमारे जो मॉइस्चर होता है ना, जो हमारी वेपर होती है, भाप होती है, उसके संघनन से। तो ये इसके ऊपर चिपक जाती है जनरली, ठीक है, इसके इस सरफेस के ऊपर चिपक जाएगी ये। लेकिन ये क्या है, भाप के द्वारा है। तो जैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके निकल जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर अप होगा तो ये उड़ जाएगा। तो ये पानी जो है हमारा, इसको अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कभी चिपक जाएगी, कभी हट जाएगी, कभी चिपक जाएगा, हट जाएगा। इसका जो प्रॉपर्टी है ना, वो ग्रेविटेशनल और एडजॉर्ब्ड के बीच में होती है। तो अपन इसको कह सकते हैं कि ये टेंजेंट होता है एडजॉर्ब्ड के और लीनेंट होता है फिल्म के। लीनेंट का मतलब क्या है, उसके तो समान है, इसके थोड़ा सा अपोजिट है। इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसको तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते, ग्रेविटी को इजीली निकाल सकते हैं। और ये क्या है, इसको निकालने के लिए थोड़ी सी मशक्कत चाहिए बस। तो ये हमारा फिल्म वाटर होता है। फिल्म वाटर के बारे में लिखते हैं अपन। मैं इसे मिटा देता हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं, आप इसको उतारो भाई, मैं इसे मिटाता हूं सेकंड फिल्म वाटर को। सेकंड लिखते हैं हम फिल्म वाटर। इसमें लिखते हैं अपन वेपर मतलब भाप के कंडेंसेशन मतलब संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना बस। वेपर के संघनन कंडेंसेशन से कुछ वाटर एडजॉर्ब वाटर के ऊपर चिपक जाता है या रुक जाता है, ठीक है भाई, जिसे फिल्म वाटर कहते हैं। फिल्म क्यों कहते हैं, एक लेयर बना दी इसने, एक परत बना दी, फिल्म बना दी, जिसे फिल्म वाटर कहते हैं। यह वाटर टेम्परेचर के अनुसार इवेपोरेट उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये हमारा फिल्म वाटर था। तो 3 हो गए। अब लास्ट देखते हैं हम कौन सा, फोर्थ देखते हैं हम स्ट्रक्चरल वाटर। तो भाई स्ट्रक्चरल वाटर कौन सा होता है, सॉइल पार्टिकल के क्रिस्टल के अंदर, किसके कारण, केमिकल बॉन्ड के कारण, केमिकल फोर्स, हमारे जो केमिकल बॉन्ड है उसके कारण जो हमारा पानी रुका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल वाटर। इस पानी को अपन कैसे भी नहीं निकाल सकते कि आपने गर्म कर दिया 105 से 110 पर निकल गया, नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। ये पानी तो केवल तभी निकल पाएगा, आप देखो ये ग्रीन वाला, कब जब इस पार्टिकल को तोड़ दोगे तब जाकर के गर्म करने पर फिर निकलेगा ये। इसके बारे में लिखते हैं अपन, यह वाटर सॉइल पार्टिकल के क्रिस्टल्स में, मतलब इसके अंदर के क्रिस्टल्स में केमिकल बॉन्ड द्वारा रुका होता है। इस वाटर को बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह इसलिए इसका भी इंजीनियरिंग यूज नहीं होता, काम का ही नहीं हमारे नहीं होता है। यह वाटर सॉइल पार्टिकल
के डिस्ट्रक्शन, टूटने के बाद, डिस्ट्रक्शन के बाद ही निकल सकता है। तो ये हमारे सारे के सारे वाटर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम वाटर के, मैं आपको कुछ इफेक्ट पढ़ाऊंगा स्ट्रेसेस पढ़ाने से पहले। 3-4 इफेक्ट होते हैं, जैसे बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है, स्लैकिंग ऑफ क्ले, कैपिलरी साइफनिंग, और एक और होता है हमारा कौन सा, वो होता है हमारा फ्रस्ट एक्शन। तो ये चारों चीज हम देखते हैं जो पानी के ही प्रभाव हैं कि सैंड में, अब हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन में, तो हमारी जो सैंड होती है उस सैंड में हमारा कितना पानी जो है ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी मिलाने पर क्या होता है सैंड के अंदर, ठीक है। और हमारे जो क्ले होती है, क्ले में थोड़ा बहुत पानी की मात्रा अगर हम मिला देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है क्ले के ऊपर। तीसरा हमारा पढ़ेंगे हम कैपिलरी साइफनिंग। तो इन चारों चीजों को देखते हैं, मैं इसे मिटाता हूं, इन चारों चीजों को हम देखते हैं। तो मैं इन वाटर के आपको इफेक्ट्स बताता हूं। तो हमारे कौन कौन से इफेक्ट हैं, बल्किंग ऑफ सैंड, मतलब सैंड का फूलना, ठीक है ना। इनसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक लाइन के, वो चारों क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा हमारा होता है कौन सा, दूसरा होता है हमारा स्लैकिंग ऑफ क्ले, और तीसरा होता है हमारा कैपिलरी साइफनिंग, और चौथा होता है हमारा फ्रॉस्ट एक्शन। तो इन चारों चीजों को अपन पढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर ऑन सॉइल। सबसे पहला कौन सा है, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड, तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है, देखो भाई, पहली चीज तो ये जो प्रॉपर्टी है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है, वो समझाता हूं आपको। हमारी जो सैंड होती है ना, सैंड ओवन ड्राई सैंड, बिल्कुल सूखी सैंड है, बात क्लियर है। वो ऐसे थी सैंड, सैंड पार्टिकल पर चार्ज तो होता नहीं है, सबको पता है, आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। पार्टिकल भी कैसे होते हैं, लगभग स्फेरिकल होते हैं। तो ये जो हमारे पार्टिकल थे, इन पे कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई सैंड है हमारी। जैसे ही इस सैंड में, इसको मैंने थोड़ा सा भिगोया, कितना भिगोया कि इसमें वाटर कंटेंट 5 से 7% है, 5 से 7% वाटर कंटेंट मिलाने पर ये थोड़ी बहुत मॉइस्ट हो चुकी है। मॉइस्ट का मतलब थोड़ी बहुत नमी आ चुकी है इसके अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैंने इसको छोड़ दिया बिल्कुल लूजली, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया। जैसे हमारे घर पे जो ट्रैक्टर आता है, किसका, बजरी का, तो उस ट्रैक्टर से हमारी क्या है, बजरी उसने नीचे उतार दी, तो बजरी उतारने के बाद हमने उस बजरी में थोड़ा बहुत पानी मिला दिया ऊपर से। तो आपने देखा होगा कि वो जो सॉइल है ना, वो जो सैंड है हमारी, ऑटोमेटिकली उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। वो कैसी हो जाती है हमारी, पहले इतनी वॉल्यूम थी उसकी, अब हमारी सॉइल की सैंड की वॉल्यूम इतनी हो गई। तो ये क्यों हो रहा है भाई, ये इतनी वॉल्यूम हो गई, पहले ये थी थोड़ी सी, वो फूल गई। क्यों फूल गई, वो इसलिए फूल गई कि इसके अंदर जो हमारा कैपिलरी, जैसे आपने 5 से 7% इसमें पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के कारण जो हमारे कैपिलरी था ना, कैपिलरी इसके अंदर राइज होगी, धीरे धीरे कैपिलरी राइज होगी, तो पार्टिकल्स जो है ना ये आपस में, इनके अंदर एक कौन सा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा। उस एट्रैक्टिंग फोर्स के कारण ये ऑटोमेटिकली कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बना देगी, ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बना देगी। तो ये कैपिलरी इफेक्ट के कारण हो रहा है सारी चीजें। तो जब ये कैपिलरी इफेक्ट के कारण इस तरह का एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाएगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनने का मतलब क्या है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है। कितनी इंक्रीज होती है, वॉल्यूम लगभग 9% इंक्रीज हो जाती है। अब भैया आपको याद क्या रखनी है, केवल 2 ही पॉइंट है, इससे बहुत बार पूछे गए हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड कितने परसेंट वाटर कंटेंट पर होती है, 5 से 7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 से 7 पर होती है, 5 से कम है तो भी नहीं होगी, 7 से ज्यादा है तो भी नहीं होगी। कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 9% होता है वैसे, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, मत याद रखना। लेकिन आपको एक तो पॉइंट ये बनता है। दूसरा कि बल्किंग ऑफ क्ले भी होता है क्या, नहीं, ये प्रॉपर्टी केवल और केवल किस में होती है, सैंड में। जो मैं अगला टॉपिक लिखवाऊंगा स्लैकिंग ऑफ क्ले, तो वो होगा केवल क्ले के अंदर, वो सैंड में नहीं होता। तो अपन इसको लिखते हैं बल्किंग ऑफ सैंड को, सैंड के बारे में। ओवन ड्राई सैंड में 5 से 7%, ये इंपॉर्टेंट था, 7% वाटर मिलाने पर यह सैंड मॉइस्ट मतलब भीग जाती है, मॉइस्ट हो जाती है
यदि इस सैंड को लूजली छोड़ा जाए तो इसमें कैपिलरी इफेक्ट के कारण वॉल्यूम इंक्रीज कितनी 9% हो जाती है। इस इफेक्ट को बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। ठीक, यह केवल सैंड में होगा ये फिनोमेना, और उसके अंदर नहीं होगा। तो बल्किंग ऑफ सैंड हो गया हमारा। अब हम दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा इफेक्ट कौन सा है? स्लैकिंग ऑफ क्ले। ये क्या होता है कि ओवन ड्राई क्ले को, अब क्ले की बात आई, ओवन ड्राई क्ले को अगर आपने उठाकर किसमें डाल दिया? पानी में डाल दिया एकदम से, तो पानी में डालते ही उसमें क्या होता है, उसके जो पार्टिकल है ना अलग अलग हो जाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल सॉफ्ट क्ले हो जाती है वो। मतलब क्या होता है, वैसे तो क्ले के पार्टिकल भैया क्या होते हैं, क्ले के जो पार्टिकल होते हैं ना वो देखो फ्लैकी होते हैं इस तरह से, और मैंने आपको बताया था तो फ्लॉकलेंट स्ट्रक्चर बनता है या फिर डिस्पर्स्ड बनेगा, तो पार्टिकल बिल्कुल चिपके होते हैं एक दूसरे से। लेकिन जैसे ही आप ओवन ड्राई बिल्कुल सूखी को आपने पानी में डाला, तो पानी में डालते क्या हुआ, एकदम से उसके वॉइड्स में कैपिलरी राइज होगी। कैपिलरी राइज होते ही ये जो पार्टिकल है ना ये अलग अलग हो जाएंगे, ये यहां हो गया, ये यहां गिर गया, यहां बिल्कुल अलग अलग पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल हो जाएगा। तो क्ले बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। इस प्रभाव को अपन बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ क्ले। स्लैकिंग ऑफ क्ले किसमें होता है? ये केवल और केवल ओवन ड्राइड क्ले में होता है, सैंड में नहीं होता। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्लैकिंग ऑफ सैंड होता है क्या? नहीं। तो मैं लिखता हूं आपको, ओवन ड्राई क्ले को सडनली वाटर में डालने पर उसके वॉइड्स में वाटर फिल होने के कारण इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, वह यह क्ले सॉफ्ट हो जाती है, जिसे स्लैकिंग ऑफ क्ले कहते हैं। तो हमारे दो हो चुके हैं ये प्रभाव, मैं इसको मिटाता हूं भाई, मैं इसको मिटाता हूं। अब हम तीसरा देखेंगे प्रभाव इसका। तीसरा इफेक्ट क्या है हमारा? तीसरा जो इफेक्ट है भाई वो है हमारा कौन सा इफेक्ट? कैपिलरी साइफनिंग। जो हमारे डैम होते हैं ना उसके बीच में क्या है, अर्दन डैम में हम कोर देते हैं। कोर क्या होती है हमारी? एक लेयर होती है, मिट्टी की लेयर होती है, क्ले का यूज करते हैं जनरली उसके अंदर, उसको बोलते हैं अपन कोर बोलते हैं। देखो भाई तीसरा अपन लिखते हैं, तीसरा जो है वो है हमारा कैपिलरी साइफनिंग। ये क्या होता है? देखो ये हमारी डैम है, इसमें ये हमारी कोर है। ठीक, ये क्या है? कोर है।
कोर के बारे में डेम में मैंने लिखवाए 1-2 पॉइंट आपको। अगर हमारा जो वाटर टेबल है या वाटर का जो लेवल है इसमें वो क्या है, कोर से ऊपर है, तो क्या होता है एक्चुअल में कि जो पानी है ना इस कोर के ऊपर से गुजरता हुआ और डाउन स्ट्रीम साइड में निकल जाता है। ये जो इस तरह से निकल रहा है, अब देखो पानी तो क्या है, पानी अपना आप ऊपर चढ़ के यूं चल जाएगा क्या, नहीं। हम क्या करते हैं, मेरे को भाई मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं क्या करता हूं, दूसरी बाइक से निकालना है, टंकी खोली, उसकी टंकी खोल के उसमें पाइप डाला, पाइप डालते पानी निकल जाता है, वो पेट्रोल निकल जाता है क्या, नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मेरा पाइप का जो दूसरा एंड है वो तो ऊपर है और एक एंड हमारा नीचे है, नहीं निकलता। लेकिन मैंने क्या किया, उसको खींचा एक तरफ से, खींचने से क्या हुआ, खींचते ही बस एक बार मैंने खींचा था, अब उसमें कंटिन्यूटी बन गई। अब चाहे पाइप को मैं थोड़ा और ऊपर कर दूंगा, पेट्रोल निकलेगा। ये क्या हो गया भाई, अब क्यों निकल गया पेट्रोल ऊपर से, अभी तो नहीं निकल रहा था, जैसे ही मैंने खींचा तो निकल गया। अरे भाई खींचते ही आपने क्या कर दिया, इधर की तरफ तो हाई एनर्जी और उधर की तरफ लो एनर्जी, इससे क्या हो गया, कैपिलरी साइफनिंग बन गई। इसको बोलते हैं हम साइफन, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन साइफन बोलते हैं, कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है हमारे लिक्विड का। कैसे, हमने एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करके। तो ये भी देखो यही हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कैपिलरी साइफनिंग। ये क्या कहलाता है हमारा, कैपिलरी साइफनिंग। ये भी वाटर के कारण हो रहा है, कैपिलरी साइफनिंग। तो इसमें एक लाइन लिखते हैं अपन कैपिलरी साइफनिंग में, क्या लिखेंगे, जब डैम की कोर की हाइट वाटर लेवल से कम होती है तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर बहने लगता है, जिसे कैपिलरी साइफनिंग कहते हैं। ये भैया हो गया हमारा कैपिलरी साइफनिंग। क्लियर है बात, इसको उतार लो आप। फोर्थ अपन लिखेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, डायग्राम भी उतार लेना इसका, मैं इसे मिटाता हूं। लास्ट जो हमारा प्रभाव है वो है हमारा फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, अरे पाला नहीं होता क्या, पाला ओस की बूंद है, उसको बोलते हैं फ्रस्ट। तो फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है हमारा, पाले के कारण दो चीजें होती हैं, एक तो होती है फ्रीजिंग और एक होती है थॉइंग। फ्रीजिंग थॉइंग क्या होता है, फ्रीजिंग का मतलब है जमना और थॉइंग का मतलब है पिघलना। देखो नेक्स्ट जो हमारा चौथा है इफेक्ट, वो क्या है, फोर्थ जो लास्ट है हमारा वो है फ्रॉस्ट एक्शन। तो जो हमारा पाला गिरता है ना उसकी बूंदें, तो उसके जमने और पिघलने के कारण सॉइल की प्रॉपर्टीज पर का प्रभाव पड़ता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट एक्शन की। फ्रॉस्ट का क्या एक्शन है, क्या प्रभाव है, तो हमारे दो प्रभाव पड़ते हैं, एक तो होता है फ्रॉस्ट हीविंग और एक होता है फ्रॉस्ट बॉइलिंग या फ्रॉस्ट थॉइंग। तो अपन लिखते हैं, तो पहले तो इसमें एक लाइन लिखता हूं मैं, फ्रॉस्ट के मतलब पाला जो होता है उसकी बूंदें, फ्रॉस्ट के फ्रीजिंग जमने व थॉइंग पिघलना, आप लिख सकते हो ये जमना और ये पिघलना, थॉइंग के कारण सॉइल की प्रॉपर्टी पर प्रभाव पड़ता है, जिसे फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा फ्रॉस्ट एक्शन होता है, फर्स्ट जो है हमारा वो तो है हमारा कौन सा, पहला जो एक्शन है उसे बोलते हैं हम फ्रॉस्ट
हीविंग। हीविंग का मतलब है जमना। ये कब होता है भाई? देखो हमारे सॉइल के पार्टिकल थे ऐसे, ठीक है, ओस की बूंदें आई, नीचे बैठ गई यहां पर। अब क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन हुआ, डाउन होते ही ओस की बूंदें, फ्रॉस्ट जो है जम गई। जम गई तो बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है पानी की तुलना में, वॉल्यूम हो गया ज्यादा। ज्यादा होते ही ये हमारी सॉइल क्या हो गई? स्वेल हो गई, स्वेलिंग हो गई। अब अगर मान लो इस सॉइल के ऊपर रोड बना हुआ है हमारा और ये फूलेगी तो रोड पर क्या आ जाएंगे? क्रैक आ जाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो जो भी स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक आ जाते हैं, किसके कारण? सॉइल हीविंग। तो फ्रॉस्ट हीविंग क्या होता है? कुछ नहीं, जो हमारी ओस की बूंद है वो पार्टिकल्स के अंदर जाकर के जम जाती हैं टेम्परेचर डाउन होने पर, और जमने के कारण क्या होता है? उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। इस एक्शन को, इस प्रभाव को बोला जाता है फ्रॉस्ट हीविंग। इसके कारण हमारे स्ट्रक्चर में क्या आती है? दरार आती है और वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो ये चीज हम लिखते हैं। हेलो, हाँ, आजा घर आजा। हाँ जल्दी पहुंचा ना, आजा। लिखें भाई फ्रॉस्ट एक्शन, इसमें लिखते हैं अपन सॉइल पार्टिकल्स में फ्रॉस्ट के जाने के बाद यदि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है, तो यह फ्रॉस्ट जम जाती है, जिससे सॉइल की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। इस प्रभाव को फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट हीविंग कहते हैं। इसके कारण स्ट्रक्चर में दरार उत्पन्न होती है। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगी? दरार उत्पन्न होती है। ठीक है ना? तो आप ये लिखो। सेकंड में आपको लिखवाता हूं, फ्रॉस्ट बॉइलिंग या फ्रॉस्ट थॉइंग, THWING। ये क्या होता है? ये तो जमना था, ये पिघलना है। सॉइल पार्टिकल फ्रॉस्ट के जाने के बाद अगर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, द फ्रॉस्ट हीविंग के बाद की बात है, जब वो जम चुकी है ना बर्फ, उसके बाद में अगर वो पिघलती है तो फिर क्या होगा? पिघलने पर फ्रॉस्ट हीविंग के बाद में यदि टेम्परेचर क्या होता है हमारा? बढ़ता है। फ्रॉस्ट हीविंग हो गई, जम गई बर्फ, अब टेम्परेचर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? दिन में बढ़ेगा। दिन में बढ़ेगा तो पिघलेगी, पिघलेगी तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। हमारी बात क्लियर है? तो ये क्या होता है हमारा? फ्रॉस्ट बॉइलिंग या थॉइंग। तो इसमें लिखते हैं अपन। तो इससे सेटलमेंट का खतरा रहता है कि अब क्या है, पहले तो ये यूं था, अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? नीचे सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसमें लिखते हैं अपन सॉइल हीविंग के बाद यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यह जमी हुई फ्रॉस्ट पिघलने लगती है। ठीक है? जिससे सॉइल की वॉल्यूम डिक्रीज होती है। इस एक्शन को, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट
बॉइलिंग या थॉइंग कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रभाव से स्ट्रक्चर के सेटल होने का खतरा। तो भाई अपने ये दोनों के दोनों पॉइंट जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सॉइल में जो स्ट्रेसेस हैं उनके बारे में कि 3 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, किस तरह से हम उनको कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।